Hello everyone. So today we are discuss about class 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 बिलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि मोल क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, पास्ट पर मिलियन क्या होता है। तो आज इस पे आधारित कुछ हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन में घोलने पर बने 500 ml बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। सॉल्यूशन लिख दिया। सबसे पहले देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि भाई मोलरता क्या होता है। तो हमें मोलरता का फार्मूला बताना होगा। मोलों की संख्या अपान क्या होता है, मोलरता इज इक्वल टू मोलों की संख्या अपन आयतन होता है। तो हम क्या कर देंगे, N/V कर देंगे। अब देखो आयतन जो है हमें ml में दे रखा है। ये किसके लिए है, ये जब मोल दिया हो और आयतन लीटर में हो तब के लिए ये फार्मूला लगेगा। अब इसके लिए कौन फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें मोल भी तो हमें पता करना है। तो या तो हम मोल कहीं किनारे निकाल के इसमें पुट कर दें इस वाले वैल्यू फॉर्मूले में, या फिर हम इसे चेंज कर लें इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखो N क्या होता है, N इज इक्वल टू होता है वेट अपान मोलर मास, ठीक है। तो देखो ये क्या है, बिलियन ये है। तो बिलियन हमें कितना दे रखा है, बिलियन जो है हमारा 500 ml है, जिसमें 5 ग्राम NaOH डाला है। तो ज़्यादा कौन है, विलायक ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 ही ग्राम तो मेरा NaOH पड़ा है। तो ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, विलेय पदार्थ है जो घुल जाएगा। तो ये विलेय हो गया। तो विलेय मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NB लिख देंगे। NB मतलब विलेय, WB अपान MB हो जाएगा। तो देखो हम इसे लिखते हैं, इस फार्मूले को मॉडिफाई करते हैं। N की जगह हम क्या लिख देंगे, WB अपान MB इंटू क्या करेंगे, देखो आयतन को हम किस में बदलेंगे, ml में। तो देखो लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो ये ml में बदलता है। तो हम वॉल्यूम को V इंटू ml में लिख देते हैं। ml में तो लिख दिया हमने, लेकिन 1000 से गुणा करा के, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास फार्मूला। अब बस इसको जो दिया है इसमें पुट कर दें। तो देखो हमें वेट ऑफ विलेय मतलब WB के वैल्यू दे रखा है 5 ग्राम, और 1000 तो 1000 नंबर ही है। अब और हमें वॉल्यूम भी दे रखा है 500 ml, लेकिन हमें MB नहीं पता है, मोलर मास ऑफ विलेय। तो उसे निकाल लेंगे। तो उसे हमने कल सीखा था कि NaOH को कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें सोडियम एक बार है, सोडियम लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन एक बार है, ऑक्सीजन लिख लिया, प्लस हाइड्रोजन एक बार है, हाइड्रोजन लिख लिया। तो मोलर मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार निकालने के लिए ये हमने कर दिया।
अब हमने कल पढ़ा था सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, इसका परमाणु भार 23 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे 23 करके। तो देखो हम इसका मोलर मास निकाल रहे हैं, तो सोडियम के लिए हमने 23 रख दिया, इसका परमाणु भार जो है 23 है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार हमने पढ़ा था ये 8 होता है और ये 16 होता है, 16 होता है, 16 रख दिया, प्लस हाइड्रोजन का तो दोनों एक एक होता है तो 1 रख दिया। जो ऊपर वाला होता है उसे परमाणु भार कहते हैं और ये जो नीचे वाला होता है इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में 3 जोड़ा तो 20 और ये 20 40 हो जाएगा। तो हमारा इसका परमाणु भार कितना आ गया, MB की वैल्यू 40 आ गई। बस अब पुट कर दो, सारा मान हमें मिल गया, इस फार्मूले में पुट कर दो, आंसर ले लो। तो चलो पुट करके देखते हैं। देखो हमें वैल्यू क्या क्या मिल गया है। हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है, ये M, ये वाला M है मोलारिटी यानी कि मोलरता। अब देखो WB हमें पता है 5 ग्राम दे रखा है, इंटू 1000, ये 1000 ये वाला है। ठीक, अपान MB की वैल्यू अभी हमने निकाला 40। ठीक, इंटू V इंटू ml, मतलब वॉल्यूम जो है ml में होना चाहिए। तो हमें दे रखा है वॉल्यूम, देखो ये दे रखा है 500 ग्राम ml में। ठीक है, तो ये वहाँ पर रख देंगे, तो ये हो गया मेरा 500 ग्राम वॉल्यूम। अब देखो जो जिससे कट रहा है काट लेंगे। देखो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। अब देखो ये 5 से ये 5 गया तो 1/4 बच रहा है। ठीक है, 1/4 को अगर डिवाइड करके देखें तो देखो 4 जो है 1 से डिवाइड करके देखते हैं, 1 बार में नहीं जाएगा, 0 बार में ले जाएंगे। 0 बार में गया, माइनस किया, 1 मिला, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 दूनी 8 होता है। फिर हमारे पास 2 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दो, 4 बचे 20। अब ये कट गया, हमारा आंसर कितना आया 0.25। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप इसे किनारे करके लिख लीजिएगा। ये हो गया मेरा आंसर मोलारिटी। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले अब एक और हम सांद्रता व्यक्त करने वाला कारक पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारा 5वां। क्या है ये, पार्ट्स पर बिलियन है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं। पार्ट्स पर बिलियन क्या होता है, PPB। देखो हमारा पार्ट्स पर मिलियन क्या था, वो क्या था, PPB इक्वल टू था विलेय का द्रव्यमान, अपान बिलियन का द्रव्यमान। इंटू क्या था, 10 की पावर 6 था, लेकिन ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 हो जाएगा। बस यही अंतर है दोनों में, बाकी सब सेम है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, बिलियन में, ये बिलियन ही है ना नीचे वाला, तो लिखेंगे 10 के पावर 9 बिलियन में, ml बिलियन लिख सकते हैं, बिलियन में उपस्थित विलेय के भाग को
विलेय की संख्या लिख सकते हैं या फिर विलेय के भाग लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। मतलब देखो डेफिनेशन बनाते कैसे हैं, इसमें इसके अंदर ये उपस्थित होगा, बस यही पार्ट्स पर बिलियन कहलाएगा। तो 10 के पावर 9 बिलियन में उपस्थित विलेय के भाग को पीपीबी कहते हैं, पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, बोल रहा है 50 ग्राम बेंजीन है। बेंजीन को क्या C6H6 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना के दे सकता है। ये सारा क्या है, बेंजीन है ये, ठीक। या फिर इसे ऐसे भी वो बना सकता है, ठीक, या फिर लिख भी सकता है बेंजीन। पचास ग्राम बेंजीन में बेंजीन को एथेनोइक एसिड, मतलब क्या होगा, C2H5COOH, एथेनोइक एसिड लिख लो या फिर अम्ल लिख लो। एथेनोइक अम्ल यानी कि C2CH3, एक मिनट, CH3COOH, इसे हम एथेनोइक एसिड कहते हैं। कि देखो 50 ग्राम बेंजीन को बेंजीन एथेनोइक अम्ल के मोललता की गणना कीजिए। एक मिनट, हमने क्वेश्चन कहीं गलत लिख दिया। ये दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ठीक है, हम क्वेश्चन देखो यहाँ से गलत है, फिर दोबारा लिखते हैं। वो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 50 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, इसे हम क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं इसे, की मोललता ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, मोलैलिटी ज्ञात करना है, मोललता, ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखो कैसे होगा, 50 ग्राम है और ये 2.5 ग्राम है, तो इसमें ज़्यादा कौन है, जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। तो ये हमारा क्या है, विलायक है। विलायक हो जाएगा और ये हमारा विलेय हो जाएगा, जो कम होगा वो विलेय हो जाएगा, ठीक। अब हमें मोललता ज्ञात करनी है, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और ये होता है N/W। W क्या है, विलायक का द्रव्यमान kg में। तो देखो हमें kg में नहीं दे रखा है, तो इसे ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। और n क्या होता है, हम अभी पढ़ के आए, n = W/m होता है, ठीक है। तो इसको इसमें तोड़ लेते हैं। देखो n का मान क्या रखते हैं, W/m रख दिया, इंटू W पहले से है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसे छोटा w लिख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा वेट है, इसीलिए हम इसको स्मॉल w भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्मॉल w लिख दिया।
स्मॉल w लिख दिया। और ये m कहाँ से आया है, ये वाला m है, ठीक है, ये m जो है यहाँ से आया है, ठीक। इनटू क्या करेंगे, इनटू ये वाला w लिख देंगे, w। लेकिन ये क्या था, ये यहाँ पर kg में था और यहाँ पर ग्राम में हो गया, तो यहाँ पर 1000 से गुणा करा देंगे। तो फाइनली मेरा क्या फार्मूला निकल के आया, स्मॉल m इज इक्वल टू, यानी कि मोलालिटी इक्वल टू, यानी कि हम इसे और क्या कह सकते हैं, मोललता इज इक्वल टू छोटा w अपान बड़ा m इंटू बड़ा w ग्राम में इंटू 1000। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो देखो दे रखा है, हमें सबसे पहले मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास किसका लगेगा, जो कम है, तो CH3 का COH का हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास को अणु भार कहते हैं। तो देखो C इसमें कितना टाइम है, 2 बार है, 1 और 2, तो 2 इंटू C कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद प्लस हाइड्रोजन कितने बार है, 1 और 3 4 बार है, 4 इंटू H हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, एटॉमिक मास इसको इंग्लिश में कहते हैं, 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, अभी हमने देखा था। तो देखो 12 दूनी 24 प्लस 4 एकन्ने 4 प्लस 16 दूनी 32, बस ऐड कर लेंगे इन लोग को। देखो 28 में अगर हम 24 में अगर 4 जोड़े तो 28 हो जाएगा, और 28 में ये वाला 2 जोड़ दें तो 30 हो जाएगा, और प्लस 30 ये दे रखा है, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 60। तो हमारा मोलर मास आ गया, अणु भार। अब इसे पुट कर देते हैं इस वाले फार्मूले में, तो देखते हैं। m इज इक्वल टू, हमें छोटा w कितना है, 2.5 ग्राम दे रखा है, इंटू 1000 अपान m हमने 16 निकाला, और हमारा मतलब विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, हमें 50 दे रखा है। 50 ग्राम बेंजीन में ये घोला जाता है, दे रखा था। बस देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, जो काट लो। अब देखो 2.5 दूना 5 होता है, ठीक है, 2.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, और ये बीच में पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। तो 5.0 का मतलब क्या लिखा है, वो 5 ही लिखा है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। और देखो क्या दे रहा, क्या कटने वाला है, ये 2 से एक बार में, ये 2 बचे 10। अब जो बच रहा है लिख लेते हैं। हमारा ऊपर 5 बचा है और नीचे कितना बचा है, 6 बचा है। तो देखो 6 से 5 तो कटेगा नहीं, 0 बार में ले जाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने बार में कटेगा। अब देखो 6 से 50 या फिर 50 से कम आना चाहिए, तो 8 छक्के 48 होता है, तो 8 बार में गया। अभी भी हमारे पास 2 बचा है, 2 के आगे 0 लगा लेंगे, 20 हो जाएगा। 36 18 होता है, तो पॉइंट के बाद मैं लास्ट 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट जाते हैं, उसके बाद आंसर लिख देते हैं। और इसका यूनिट भी लिखना पड़ता है हमें, हमने पहले क्वेश्चन में नहीं लिखा। देखो n का मतलब क्या है, मोल हो जाएगा, तो ये मोल ही, तो मोल को ही तोड़ के तो हमने लिखा था मोल बट्टे किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मोल पर किलोग्राम नहीं लिखेंगे, इसका आंसर मोल पर ग्राम में लिखेंगे, क्योंकि हमने ग्राम से तोड़ लिया है, तो इसका मोल पर ग्राम आ जाएगा।
और उसका मोल पर, ग्राम नहीं मोल पर ml आ जाएगा, क्योंकि हमने उसे भी तो तोड़ दिया था ml में। यहाँ पर इसका यूनिट क्या आएगा, मात्रक आ जाएगा, मोल प्रति ml, मोल पर लीटर से ml। अब इसके बाद एक और आता है हमारे पास नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। देखते हैं नॉर्मलता क्या होता है। नॉर्मलता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी। इसका भी पहले हम क्या समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे। इसको n से, कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। n इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान क्या होता है, बिलियन का आयतन। आयतन किसमें, लीटर में इसमें रहेगा, ठीक है। और लीटर से ml में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करा देंगे। तो देखो इसे लिखेंगे कैसे। अगर इस लीटर को 1 ले लें तो क्या ये किसी भी चीज़ के नीचे डिनोमिनेटर 1 हो तो वो क्या हो जाता है, वो केवल ऊपर वाला हम मानते हैं। मान लो ये 2 लिखा है, 2 के नीचे भी 1 छिपा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। ऐसे ही इसके अगर वॉल्यूम 1 लीटर कर दें, यानी कि आयतन का मान 1 लीटर कर दें, तो हमारा केवल ये आ जाएगा। तो हम इसका फार्मूला डिफिनीसन कैसे लिखेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है। अब देखो ये तो हमने जान लिया कि, लेकिन ये क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या, ये कैसे निकालेंगे, तो इसे समझ लेते हैं कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है। तो देखो तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू होता है हमारे पास, तुल्यांकी भार को हम ई से डिनोट करते हैं। ई इज इक्वल टू होता है अणु भार, मतलब मोलर मास अपान संयोजकता। संयोजकता को हम n से व्यक्त करते हैं, लेकिन इस समय हम संयोजकता ही लिखेंगे, क्योंकि n अभी हमने पढ़ के आया है कि उसे हम मोल भी कहते हैं, संयोजकता। ठीक है, तो 2-4 एग्जाम्पल्स हैं, समझते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू m/n, जहाँ m क्या है, मोलर मास है, यानी अणु भार है, अणु भार है, और ये हमारा n क्या है, संयोजकता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला
किसके, तुल्यांकी भार निकालने के। तो एक क्वेश्चन है कि HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे हम निकालेंगे, देखो मोलर मास, इसके लिए हमें आना ज़रूरी है। मोलर मास हमने पीछे सीख चुका है, हमने मतलब क्या है, पीछे सीख चुके हैं कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा HCl का, देखो H कितने बार है, एक बार, H प्लस Cl क्लोरीन कितने बार है, एक बार है, अपान H की संयोजकता कितनी होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। अब देखो, अब हाइड्रोजन की मोलर मास मतलब एटॉमिक मास कितनी होती है, परमाणु द्रव्यमान कह लो या फिर परमाणु भार कह लो, 1 होती है। Cl का 17, ये होता है हमारा 17 दूनी 34, 35.5 होता है। Cl का कितना होता है, 35.5 होता है। तो 1 प्लस 35.5/1 जो कि बराबर हो जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36.5 के बराबर हो जाएगा। तो तुल्यांकी भार हम ऐसे निकालते हैं। फिर आगे देखते हैं 2 और एग्जाम्पल। मान लो हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालना हो, H2SO4 का निकालना हो, इसे हम क्या कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, का तुल्यांकी भार जो है हमें निकालना है। तो देखो तुल्यांकी भार E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H कितने बार है, 2 बार है, 2 × 1, मतलब देखो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, मोलर मास बटे संयोजकता को N से डिनोट कर रहे हैं इस समय हम। तो देखो कैसे निकलेगा, मोलर मास जितने बार हाइड्रोजन है उसका लिखो, प्लस जितने बार सल्फर है वो भी लिख लो, प्लस जितने बार ऑक्सीजन है वो भी लिख लो, अपान में संयोजकता। देखो वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर हाइड्रोजन 1 था तो हाइड्रोजन की संयोजकता हमने 1 लिख दिया था। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, मतलब हाइड्रोजन की परमाणु भार 1 होती है, प्लस सल्फर का 16 दूनी 32 होता है, लेकिन इसे हम 33 लिखते हैं। सल्फर का 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, तो 32 हो गया, प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, सल्फर का 32, इसका 16। उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 × 2 प्लस 32 प्लस 4 16 × 4 64। अब देखो 4 × 2 = 6 × 2 = 8 लिखा, 6 × 3 = 9 लिख दिया। अभी ये देखो नीचे 2 चलता आ रहा था, हम भूल गए हैं गलती से, तो इसे भी हम नीचे 2 लिख लेंगे, अपान 2। देखो 2 से कितने बार कटेगा, 2 × 4 = 8, 1 कैरी दिया, 18 हो गया, 2 × 9 = 80, 49 हमारा इसका तुल्यांकी भार आ गया। तो तुल्यांकी भार ऐसे नहीं निकालेंगे। उसके बाद से अगर हमें नॉर्मेलिटी पूछे तो उसमें नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में तुल्यांकी भार निकाल के तुल्यांकी भार बटे क्या कर देंगे, बिलियन का आयतन कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं, वाष्प दाब क्या होता है। देखो वाष्प दाब क्या होता है, मान लो कोई पानी बोतल में करके रख दो,
वो जब वाष्प उसमें धूप लगेगा, वाष्प में अपने आप को ऑक्सीजन गैस मतलब पानी के अंदर H2O होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या निकलना चाहेगा पानी से बाहर। मान लो ये कोई बॉटल है, मान लो बॉटल नहीं लेते हैं हम, कोई बर्तन ही ले रहे हैं जो कि शीशे का है। ये शीशे का बर्तन है, इसमें पानी यहाँ तक भरा है और ये ऊपर से ढका है। कुछ देर बाद आकर देखेंगे कि शीशे के ऊपर डॉट 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 ऐसे बना होता है। जहाँ तक पानी होता है उसके ऊपर, मतलब जहाँ तक पानी होता है, पानी के मतलब शीशे के किनारे किनारे सब जगह बना होता है। वो क्या होता है, पानी जो है वाष्प में परिवर्तन होके दाब लगाती है, तो इसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे, वाष्प देखो वाष्प दाब, वाष्प दाब इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर इंग्लिश में। मान लो इसे हम लिखेंगे कैसे, किसी द्रव, कोई भी द्रव ले लो, ठीक है, किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तन होना, वाष्प में परिवर्तित, किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, अब देखो ये वाष्प में परिवर्तित होना चाहेगा, अब ये होने के लिए वाष्प में परिवर्तित जो दाब लगाएगा उसी को हम वाष्प दाब कहेंगे। जो दाब लगाई जाती है क्या कहलाती है, वाष्प दाब कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसको हम इसके प्रभावित करने वाले कुछ कारक पढ़ लेते हैं। हेडिंग क्या है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो देखो ये तो एक हम मान लो कोई पानी है, अगर उससे हम ताप दें, उस पानी के नीचे से अगर ताप दें तो क्या होगा, और तेज़ी से उसमें वाष्प बनेगा। तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाएगा। मान लो देखो भगोना में पानी जब गर्म होता है, यदि उसके ऊपर ढक्कन रखा है तो वो हिलने लगता है, कभी कभी तो गिर भी जाता है। तो ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब बढ़ जाता है, वाष्प अंदर से दाब लगाएगा, बस वो गिर जाएगा। तो क्या होगा, ताप हो गया। दूसरा सांद्रता हो गया, सांद्रता। तीसरा क्या हो जाएगा, चलो दो ही लिखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम इसे लिखेंगे ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। फिर उसके बाद सांद्रता के लिए क्या देखेंगे। अब देखो सांद्रता मतलब क्या होगा,
कोई विलयन है, मतलब कोई विलयन बना, इसमें विलायक भी है विलेय भी है। अब इसमें ऐसा पदार्थ डाल दे जो अवाष्पशील हो, जो कि क्या हो, जिसका वाष्प न बने। तो जब वाष्प नहीं बनेगा तो इसका क्या होगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब वाष्प बनने ही नहीं देगा वो, तो क्या हो जाएगा, इसका हम लिखेंगे विलयन में अवाष्पशील पदार्थ डालने पर क्या होती है, वाष्प दाब जो होती है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अवाष्पशील पदार्थ डालने का मतलब क्या हो जाएगा, ये पर हटा के लिखते हैं, जिससे कि लगेगा ये, या फिर ये हम दोनों लिख सकते हैं। या फिर सांद्रता बढ़ाने पर, इसका मतलब यही हुआ, अवाष्पशील पदार्थ डालना यानी कि सांद्रता बढ़ाना। सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाता है, घट जाता है। अब देखो ये क्लास 9th का टॉपिक है, द्रव से वाष्प में बदलना। मान लो कोई द्रव है, लिक्विड है, अब वो जो है वाष्प में बदल गया, भाप बन गया, तो क्या कहलाएगा, वाष्पन हो गया, वाष्पन क्रिया हो रही है। अगर कोई वाष्प जो है उससे द्रव बन जा रहा है तो क्या कहलाएगी, संघनन क्रिया कहलाएगी, संघनन। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आ गया वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब में अवनमन, लोइंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब कम होना। तो जब अवाष्पशील पदार्थ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब मेरा कम हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन, लूजिंग लो या फिर लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसे लिख देते हैं, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए जिससे वो वाष्प बनने ही ना दे, तो यानी कि वो वाष्प दाब को कम ही तो कर रहा है, उसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है या फिर डाला जाता है तो विलयन जो है, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वाष्प दाब जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे, अवनमन।
क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है हमारा वाष्प दाब का अवनमन इज इक्वल टू होता है P माइनस PS, जहाँ क्या है P जो है वो विलायक का वाष्प दाब है। मतलब मान लो अगर चीनी और पानी है तो ये पानी का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है, मेरा विलायक का वाष्प दाब है। और PS क्या है, ये क्या है, विलयन में वाष्प दाब है। PS क्या है, PS इज इक्वल टू विलयन में विलायक का वाष्प दाब जो है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या होता है। हमारा टॉपिक क्या है, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा मोलरता M इज इक्वल टू M इंटू विलेय का अणु भार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम B को विलेय माने तो विलेय का अणु भार हो जाएगा WB, या फिर इसे हम हिंदी में लिख लेते हैं मोलरता इंटू विलेय का अणु भार इक्वल टू होता है नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। ठीक है, अगर इसको कुछ मॉडिफाई करें तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ दोनों मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम मोलरता को यहीं छोड़ दें, नॉर्मलता को इधर लाएं, तो क्या नॉर्मलता इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, मेरा मोलरता इज इक्वल टू हो जाएगा मोलरता अपान ये नॉर्मलता इधर मल्टीप्लाई में, तो ये भी इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इधर आया डिवाइड में, बीच में इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू का साइन सिंबल लगाओ। अब देखो इधर क्या बचा है, तुल्यांकी भार बचा है, तो तुल्यांकी भार को ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही एज इट इज यहाँ उतार लो। ये आ गया मेरा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बटे क्या हो जाएगा,
ये देखो विलेय का अणु भार इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं। विलेय का अणु भार, ठीक। ये हमारा संबंध होता है मोलरता बट्टे नर्मलता इज इक्वल टू तुल्यांकी भार अपान विलेय का अणु भार, ये होता है। या फिर एक और संबंध होता है हमारे बीच, मतलब मोलरता और नॉर्मलता के बीच, वो भी देख लेते हैं। अथवा यानी कि आर लिख सकते हैं। आर का मतलब क्या होता है, या फिर ये हो या फिर ये भी हो सकता है। देखो क्या होता है ये, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नॉर्मलता इज इक्वल टू बराबर होता है मोलरता इंटू अम्लीयता, या फिर इसे हम क्षारीयता कहते हैं, या फिर इसे हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, तो ये क्या होता है, ये भी मेरा रिलेशन है। एक तो हो गया मेरा मोलरता बट्टे नॉर्मलता इज इक्वल टू तुल्यांकी भार अपन विलेय का अणु भार। एक हो गया मेरा नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता गुणे अम्लीयता या फिर क्षारीयता या फिर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। अब देख, ये तो हमने देखा कि मोलरता और नॉर्मलता संबंध। अब देख रहे हैं मोलरता, मोलालिटी, मोलरता और मोल प्रभाज में संबंध देखते हैं वो क्या होता है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि क्या है हमारा टॉपिक, मोलरता और मोल प्रभाज यानी कि एक्स। मोल प्रभाज को हम एक्स से डिनोट करते हैं, में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है मोलरता, मोलरता इज इक्वल टू होता है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, कल हमने पढ़ा था कि किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है, इंटू 1000 अपान विलायक का मोल प्रभाज। देखो विलेय का मोल प्रभाज अपान विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज इंटू विलायक का अणु भार इंटू WB लिख सकते हैं, विलायक का अणु भार। देखो हमने पढ़ लिया कि मोलरता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है। मोलरता इज इक्वल टू होता है मोल विलेय का मोल प्रभाज इंटू 1000 अपान विलायक का मोल प्रभाज इंटू विलायक का अणु भार। तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, आगे का टॉपिक कल देखेंगे। Thank you for watching this video. Thank you everyone.